हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो यार। तो बेटा आज जो है हम अपना एक बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्री कंसेंट। ठीक है, अभी तक हमने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी सारे चैप्टर्स आपके मॉड्यूल के डन करे, जैसे इंट्रोडक्शन कर लिया, ऑफर कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, उसके बाद हम कंसिडरेशन गए थे। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सारे टॉपिक्स हमने करे हैं। और आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्री कंसेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और 6 to 8 मार्क्स तक आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में से। किस तरीके से आया, क्या है, सारे कुछ हम डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बट अभी के लिए आप बेस को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। चैप्टर का नाम है फ्री कंसेंट। अब देखो, सच्ची बात, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले सुना नहीं है। कहा नहीं सुना सर अगर आपको याद हो, फ्री कंसेंट जो टॉपिक है ना, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में हल्का सा पढ़ाया है पहले स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, जब मैं आपको करवा रहा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उनमें से एक एसेंशियल था बेटा ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होने चाहिए, वो हमने डन कर लिया। फिर हमने देखा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन डन कर लिया। उसके बाद एक और पॉइंट था वहां पे, दैट इज फ्री कंसेंट। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए एक और एसेंशियल एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, उस कंसेंट को फ्री होना पड़ेगा। कंसेंट को क्या होना पड़ेगा? फ्री। सर समझ नहीं आया, कंसेंट को फ्री होने का मतलब क्या है? बेटा देखो, एज पर लॉ क्या है, लिखना क्या है, वो सब हम चर्चा करने वाले। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो अपने देसी लैंग्वेज में। बेटा समझना, मैं जो है आज बी के पास जाता हूं, मैं बी के पास गया, मैंने बोला भैया अपना जो हाउस है वो मुझे सेल कर दे, 10 लाख का घर है, मैंने बोला 12 लाख में सेल कर दे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? आंसर इज यस, 100% वैलिड बनेगा। ठीक है, मैं आज बी के पास गया, मैंने कहा घर कितने का? कह रहा 12 लाख का। मैंने कहा मैं आपका एक घर परचेज करना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। 12 लाख का घर है, कह रहा 1 लाख रुपए में परचेज करना चाहता हूं। मिस्टर बी ने बोला ना 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 भाई, मैंने निकाली पीछे से गन। मैंने कहा अब बोल भाई क्या बोल रहा है? मैंने कहा 1 लाख छोड़, अब तो 50,000 रुपए दूंगा। इतनी मेहनत पीछे से गन निकलवाई ना तूने मुझसे। कह रहा 1 लाख छोड़, अब तो 50,000 रुपए में खरीदूंगा। ऑफर दे रहा हूं, फ्री में नहीं, 50,000 रुपए में। तो यहां पे अब पहले मुझे बताओ, बी क्या मना करेगा? बी कहेगा नहीं भैया, पैसे पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन गोली लग गई क्या हो गया, निकाल लेंगे, दोबारा पैदा हो जाएंगे, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बी ऐसा सोचेगा? सर कैसी बात कर रहे हो? ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को फिजिकल थ्रेट दे रहे हो, गोली मारने का, किडनैप करवा दोगे, आज तुम्हारा बच्चा सिंगल पसली जा नहीं पाएगा घर वापस, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? तो टेक्निकली अगर आप किसी को फिजिकल थ्रेट दे रहे हो और फिजिकल थ्रेट देके उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? पहले मुझे इतना आंसर करो, क्या कॉन्ट्रैक्ट सही है? सर यहां से भी देखो इशारा है, नहीं सर सही नहीं है सर, वेरी बैड। बस इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बेटा। अब यहां पे कंसेंट के का मतलब क्या समझो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की कंसेंट होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कंसेंट फ्री होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अरे सर मतलब बेटा मुझे हाउस परचेज करना है तो सामने वाले बंदे को हाउस सेल करना पड़ेगा, दैट इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है जब दो लोग आपस में सेम चीज के लिए सेम सेंस में अग्री करें। भाई मेरे को घर परचेज करना है तो सामने वाले को घर सेल करना पड़ेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। उसकी कंसेंट होनी चाहिए, उसकी मतलब मंजूरी होनी चाहिए, समझो आप। ठीक है, अब टेक्निकली कंसेंट वर्ड इज नॉट सफिशिएंट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कंसेंट को क्या होना पड़ेगा? फ्री। क्योंकि मेरे को घर परचेज करना है, उसे सेल नहीं करना, तब तो कंसेंट ही नहीं है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। लेकिन मुझे घर परचेज करना है, मैंने गन दिखा के उससे बुलवा दिया कि हाँ उसे भी सेल करना है। अब यहां पे देखो, उसने कंसेंट तो दे दी, लेकिन क्या उसकी जो कंसेंट है वो अपने दिल की आवाज से आई या मेरी गन दिखाने के डर से आई? सर गन दिखाई ना इसलिए उसने बोला सेल करना है, उसे एक्चुअल में सेल करना नहीं था। तो क्या वो जो कंसेंट है वो फ्री होगी? आंसर इज नो, कंसेंट इज नॉट फ्री। और जब भी कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने का तो सवाल ही नहीं है। और जब कंसेंट फ्री नहीं होता उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है
उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे कसम से बताना, सच्ची सच्ची बेटा, असेंशियल एलिमेंट में भी पढ़ा था, और अभी उससे बाद जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गए थे, वहां पे ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी 6 टाइप पढ़ाए थे, उनमें से एक वॉइडेबल भी था। ये एग्जांपल भी दिया था, तो विद एग्जांपल मैंने क्लियर करवाया था। मैं दोबारा सारी बातें करने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आपने वहां पे पढ़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इसे, ठीक है? क्योंकि मैंने उस टाइम बताया था जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है वही आपके चैप्टर है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, अब अगला कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? सारी चीज आपका बनकर आएगा टेक्निकली। तो अभी ये लिखा गया है एज पर लॉ, वो भी छोड़ो, हमने देख लिया सर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो आपको कंसेंट रखनी पड़ेगी दोनों पार्टीज की, और कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए? फ्री। अगर कंसेंट फ्री नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? आंसर इज वॉइडेबल। तो हमेशा याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही सिचुएशन में बनेगा, जब पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होगी। इसके अलावा देयर इज नो केस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाए, ठीक है? वैलिड बन सकता है, वॉइडेबल, वॉइड 3-4 वैरायटी थी। तो वॉइडेबल कब बनेगा? जब कंसेंट फ्री नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आता है सर कंसेंट फ्री होगी कब नहीं, ये कैसे पता चले? समझ लो क्या? तो पहले अभी जो बातें समझाई उसको थोड़ा देखते हैं डेप्थ में। सबसे पहले फ्री कंसेंट, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब क्या है सर? कंसेंट का मतलब है जब दो व्यक्ति सेम चीज के लिए सेम सेंस में मानते हैं, अग्री करते हैं। मतलब मुझे घर परचेज करना है तो सामने वाले को घर सेल करना पड़ेगा, दैट इज कंसेंट। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाएगा ना भाई, म्यूचुअल। तो कंसेंट इज व्हाट? व्हेन 2 or more persons agree upon the same thing in same sense। जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अग्री करते हैं सेम थिंग पे सेम सेंस में, समझ लो क्या? दैट इज कंसेंट। अगला बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपने को पता है ना, अगर किसी एग्रीमेंट को, पहली बात एग्रीमेंट बनाना है तो दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, और अगर एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसेंट को फ्री होना जरूरी है। क्योंकि अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन रहा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? आंसर इज वॉइडेबल। आंसर इज वॉइडेबल। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी फ्री। In order to make an agreement a valid contract, the consent of the parties should be free. The consent of the parties should be free. Second point. अच्छा, अब फ्री कंसेंट क्या होता है बेटा? अभी तक ये जो चल रहा है, ये डेफिनेशन, ये वाली, ये एज पर लॉ नहीं है। एज पर लॉ ये डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स में लिखी है, जो आपको पेपर में लिख कर आनी है। बट ये थोड़ा सा आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ये बेसिक लैंग्वेज में, लेवल लैंग्वेज में है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, ठीक है? तो अभी तक हमने कंसेंट का मतलब समझ लिया। व्हेन 2 पर्सन अग्री अपॉन दी सेम थिंग इन सेम सेंस। कंसेंट फ्री होगी तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइडेबल। क्या बनता है? वॉइडेबल। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या है तो समझना। फ्री कंसेंट में बोला, फ्री कंसेंट रेफर्स टू कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी बहुत वाइडर टर्म है, बहुत सारी चीज आ सकती है। सबसे बेसिक, और अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, बेटा मैंने घर परचेज करना है, सामने वाला बंदा घर सेल नहीं कर रहा था, मैंने जो है सामने से गन निकाली, उसके सर पे रख दी, कनपट्टी पे यहाँ पे, और मैंने बोला बता भाई 10 लाख का घर था, मैंने बोला 50,000 रुपए में सेल कर रहा है। उसने बिल्कुल 110% कोई भी व्यक्ति यस ही बोलेगा, और मैंने भैया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया। पहली बात, जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसमें पार्टीज की कंसेंट फ्री थी? आंसर इज नो। क्योंकि उस बंदे ने यहां पे क्या बोल रहा है? फ्री कंसेंट का मतलब कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अपन कंसेंट को फ्री कब बोलेंगे? जब दोनों पार्टी अपने आप से कंसेंट दे, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, इन्फ्लुएंस के। अब यहां पे तो भैया उसका मन नहीं था ना, अपने अकाउंट से एक्सेप्टेंस नहीं देनी थी, उसे कंसेंट नहीं देनी थी, बट वो एक्सटर्नल फैक्टर से क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया। भैया गन रखी थी ना आप, भैया घर वालों को किडनैप करवाने की बात करो, एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो गया, डिसीजन में इन्फ्लुएंस होगा बंदा, तो उस केस में वहां पे कंसेंट फ्री मानी नहीं जाएगी, क्योंकि लिखा है विदाउट, कोई एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए,
और अगर उसने बिना एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस के अपनी कंसेंट दे दी ऑन देयर ओन अकाउंट, तो कंसेंट मानेंगे फ्री। कंसेंट मानेंगे क्या बेटा? फ्री। तो तीन चीजें हमने समझी। सबसे पहला, कंसेंट क्या है? व्हेन टू पर्सन अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। नंबर टू, जब भी कंसेंट फ्री होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। इसका मतलब अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। इसका मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही केस में बनेगा, जब पार्टीज की कंसेंट क्या हो? फ्री ना हो। जब पार्टी की कंसेंट क्या ना हो? फ्री ना हो। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? तो एज पर लॉ अलग वर्ड है, जनरल सेंस में मैं बता रहा हूं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब बिना एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस हुए अगर आप अपने कंसेंट खुद से दे रहे हो तो कंसेंट फ्री है। ये दिस इज, ये बेटा क्या है? ये जनरल सेंस में। ये किस में? दिस इज इन जनरल सेंस, मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज पे। अब अगर मैं लॉ की बात करूं, एज पर लॉ सीन बड़ा अलग चलता है बेटा, समझना। यहां पे क्या बोल रहा है? कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। अच्छा, पहली बात तो ये बात अपने को किसने बोली है? सेक्शन 14 ने। बेटा फ्री कंसेंट को डिफाइन करने वाला, सेक्शन 14 है। कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री। मतलब पार्टीज की कंसेंट फ्री मानेंगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, रिवर्स चल रहा है, रिवर्स। सेक्शन 14 कह रहा है कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। इसका मतलब हम पार्टीज की कंसेंट फ्री मानेंगे जब वो इन रास्तों से नहीं ली गई है। मतलब टेक्निकली अगर आप देखो तो इन पांचों केसेस में भैया हम डीम्ड मानेंगे कि जो फ्री कंसेंट है वो नहीं है। इन पांचों केसेस में फ्री कंसेंट नहीं है, हम डीम मान रहे हैं, लॉ कह रहा है। और अगर इन पांचों के अलावा ये पांच नहीं है तो मानिए कंसेंट फ्री है। रीड करो, रिवर्स उल्टा बोला है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अभी टेक्निकल वर्ड्स है बेटा, मैं अभी बता रहा हूं। 8 मार्क्स में आपके फाउंडेशन एग्जाम में इतनी बार पेपर आए बीकॉम वालों के, भाई इतनी बार क्वेश्चन आया ना, 8-8, 10-10 नंबर में। सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम वाले बच्चे, सीएस वाले जो बच्चे उनके में एमसीक्यू हर, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन पता कैसे आता है कि भैया आपका कोई भी दो पकड़ लेगा, कोवर्जन एंड ड्यू के बीच में डिफरेंस, या फिर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस, थोड़ा मिस्टेक थोड़ा हटके है, इसको स्टार बता देना, ये थोड़ा ना हटके है, इसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है, मैं बताऊंगा कैसे। बट टेक्निकली जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। या फिर कई बार छोटा क्वेश्चन आना होता है तो बोलता है कि भैया फ्रॉड जो है उसको डिफाइन करो, डेफिनेशन देनी पड़ेगी एज पर लॉ, और फ्रॉड के केस में कंसिक्वेंसेस क्या निकलेंगे वो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे मल्टीपल रेंजेस में फॉर्म होंगे उस पर हम बात करेंगे। डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो मोस्ट फेवरेट है। बट एज पर लॉ फ्री कंसेंट की डेफिनेशन याद हो गई। तो बेटा फ्री कंसेंट की दो डेफिनेशन है जनरल सेंस में, व्हेन कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन यहां पे एज पर लॉ सेक्शन 14 ने क्या बताया, भैया कंसेंट को हम फ्री तब मानेंगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। मतलब इन सारे केसेस में तो हम मान चुके हैं कि पार्टी की कंसेंट फ्री होगी ही नहीं। अरे समझो ना, आप फ्रॉड कर रहे हो, झूठे फैक्ट्स दे रहे हो, फ्रॉड में गलत गलत बातें बता रहे हो, तो सामने वाला जो है भैया वो तो आपके झूठ के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ना, क्या उसकी कंसेंट फ्री होगी? नहीं सर, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस कर दिया, झूठ गलत स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस कर दिया। ऐसे करके तो हमें एक एक को पढ़ना है डिटेल में। और टेक्निकली क्या कोवर्जन आपको पता लग गया। कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन में अभी जो एग्जांपल दिया था गन वाला, दैट इज कोवर्जन। बेटा कोवर्जन में ना हम फिजिकल फोर्स एंड थ्रेट देते हैं, मतलब गन रख दिए, सुसाइड अटेम्प्ट दे दिया कि भैया आपके घर से किडनैप करवा देंगे, या मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लो, तो आप कोई भी फिजिकल थ्रेट दे रहे हो, दैट इज कोवर्जन। ठीक है, तो 14 ने फ्री कंसेंट को डिफाइन करा। ऐसे अब सेक्शन चलेंगे, जैसे कोवर्जन का जो सेक्शन है क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज सेक्शन 15। अनड्यू का होता है बेटा सेक्शन नंबर 16। फ्रॉड जो है वो डील करता है सेक्शन नंबर 17।
और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो डील करता है सेक्शन 18। उसके बाद मिस्टेक का जो है बेटा सेक्शन जाता है 20, 21 एंड 22। सर 19 मिस हो गया, तो बेटा यहां पे ना हमेशा याद रखना, जो बीच में सेक्शन 19 आता है वो आता है कॉन्जिक्वेंसेस का, मतलब कोवर्जन हो गया, अब उसका कॉन्जिक्वेंस क्या होगा सेक्शन 19 में, अनडू इन्फ्लुएंस के कॉन्जिक्वेंसेस सेक्शन 19 में, फ्रॉड का सेक्शन 9, इन सबके जो कॉन्जिक्वेंसेस है वो सेक्शन 19 में। तो बीच में ऐसे स्किप है, इसका मतलब सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को बता रहा है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या बेटा, भैया कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, 5 चीजें बताई, कौन कौन सी, जल्दी बोलो, कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मिस्टेक को स्टार बना के साइड में रखेंगे। इन 5 केसेस में कंसेंट कभी भी फ्री नहीं होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा। इन 5 के अलावा कंसेंट फ्री है। और एक छोटी सी बात बताओ, जब कंसेंट फ्री नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, वॉइडेबल। इसका मतलब अभी हमने सेक्शन 14 में पढ़ा, इन 5 में फ्री कंसेंट नहीं है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन 5 आइटम से बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, कोवर्जन कर रहे हो, फिजिकल थ्रेट दे रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, तो उस केस में क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? नहीं सर, ऑब्वियसली। कैसा बनेगा? अरे सर कैसा बनेगा? अरे सर आपने तो बताया था फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। अगर इन सब में कंसेंट फ्री नहीं है तो कोवर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसबिहेवियर, इन सारी चीजों में कॉन्ट्रैक्ट 110% कैसा बनेगा? वॉइडेबल बनेगा। तो हमेशा याद कर लो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बस 5 ही केस में बनेगा, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मिस्टेक में स्टार बनाया हुआ क्योंकि ना मिस्टेक में केसेस होते हैं। मिस्टेक में 2 तरह की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ में भी इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, उसमें बड़े बड़े केसेस है, तो कुछ केसेस में वैलिड भी बनता है, कुछ में अलग बनता है, तो वो हम देखेंगे वहां जाके। बट अभी के लिए आप टेक्निकली समझो, 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती, और क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं होती तो 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? वॉइडेबल। हमेशा कैसा बनेगा? वॉइडेबल। तो मेरे हिसाब से बेटा फ्री कंसेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया आपको। जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं, जल्दी दोबारा बार बार रिकॉल करना है। सबसे पहले सर अपन ने क्या रखा? कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है? व्हेन 2 पर्सन अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। अगर सर आपको एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट कैसी? फ्री। कंसेंट कैसी? फ्री। तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। कैसा बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर फ्री कंसेंट का मैंने आपको मतलब बताया 2 सेंस में, एक जनरल सेंस में और एक लॉ की सेंस में। जनरल सेंस, लॉ की सेंस। जनरल सेंस में फ्री कंसेंट का मतलब है कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज जनरल सेंस में फ्री कंसेंट। अगर मैं लॉ की सेंस में बोलूं तो सेक्शन 14 ने बोला, सेक्शन 14 ने बोला कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मतलब इन 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होगी, और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो इन 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या बनेगा? वॉइडेबल। क्या बनेगा बेटा? वॉइडेबल। वैलिड नहीं बनेगा। हाँ, मिस्टेक के केस में कभी वैलिड कभी वॉइड, जैसे भी होगा देखेंगे। बट ये हो गया सेंस आपका, तो मेरे हिसाब से क्लियर है। 14 सेक्शन हो गया। अब हम एक एक करके टेक्निकली पढ़ेंगे। कोवर्जन को, अनड्यू को, फ्रॉड, मिसबिहेवियर, मिस्टेक, ये 5 पढ़ने हैं। डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है बेटा, इनकी कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़ते रहेंगे साथ के साथ। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे ऐसे रहेंगे। फिर पहले कोवर्जन करेंगे, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट में मिस्टेक करके हम इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन क्लियर है। जल्दी से अब इसे आप नोट करेंगे। कोई भी डाउट है बेटा तुरंत पूछो, वरना पीछे जाके दोबारा सुनो। और मेरे हिसाब से क्लियर है, जल्दी से नोट करो। फिर हम कुछ नोट्स लिखवाएंगे। कोवर्जन में जाने से पहले कुछ नोट्स लिखवाने, 2-3 नोट्स लिखवाएंगे। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से, फटाफट फटाफट। हाँ जी बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसी के साथ। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट बच गया था, वो लिख लीजिए प्लीज आप। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? ऑलरेडी आपको पता है, इन ऑल दी अबव केसेस, इन केसेस की बात कर रहे हैं बेटा, 5 केसेस की, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन मिस्टेक अनलेस द कोर्ट हेल्ड। बेटा मिस्टेक के केस में मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जब भी फ्री कंसेंट नहीं होगी, मतलब इन 5 केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होती,
और इन पांचों केसेस में अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो बनेगा नहीं। और नोट ने बोला इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 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 वॉइडेबल नेचर का बनेगा। कैसे नेचर का बेटा? वॉइडेबल नेचर का। और वॉइडेबल नेचर का बनेगा, और इसके साथ साथ आप ये बात याद रखना, थोड़ा जो मिस्टेक का होता है ना बेटा, वो थोड़ा अलग केस होता है। मतलब मिस्टेक के केस में देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड भी बन सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे वहां पे आगे जाके मिस्टेक, तब हम डिटेल में देखेंगे कब कब वैलिड बनता है, कब वॉइडेबल, कब वॉइड कैसा बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे कि वो किस नेचर का बनाएगा एज द केस में भी। तो टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट है बस। तो अपन ने ये देख लिया कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है। एज पर लॉ फ्री कंसेंट क्या है? जब 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 ये पांचों चीजों का यूज होगा कंसेंट फ्री नहीं होगी। और इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड कभी बन नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। बस मिस्टेक के केस में याद रखेंगे देयर आर सम केसेस जहां पे वॉइडेबल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कोवर्जन, फिर अगले लेक्चर में अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। फिर इनके डिफरेंस भी देखेंगे, कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का। तो एक एक करके देखेंगे अपन लोग। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसे नोट करेंगे बेटा। और फिर अपन हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला कोवर्जन, सेक्शन नंबर 15, जल्दी से। चलिए बेटा, तो अपन लोग फ्री कंसेंट के सबसे पहले सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 15। और सेक्शन 15 में हम डन करने वाले हैं कोवर्जन। अब कोवर्जन क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार बताया था। अगर मुझे याद है जब मैं आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था टाइप्स में तब बताया था। जब मैं आपको फ्री कंसेंट बताया था एसेंशियल एलिमेंट में तब बताया था। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आराम से सुनना बेटा। मैंने आपको बताया कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, और उसमें सबसे पहला और टॉप मोस्ट पॉइंट था सेक्शन 15, दैट इज कोवर्जन। बेटा जब भी आप कोवर्जन के थ्रू सामने वाले की कंसेंट लेते हो, जब भी आप कोवर्जन के थ्रू सामने वाले की कंसेंट लेते हो, द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। और फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल बनेगा। कैसा बनेगा? वॉइडेबल। ये तो याद रख लो, पांचों केसेस में वॉइडेबल ही बनेगा 110%। हाँ, मिस्टेक के केस में देयर आर सम केसेस की वैलिड भी बन सकता है, बट बाकी केस में हमेशा वॉइडेबल। सर कोवर्जन क्या होता है? बेटा मैं आपको आज एक ऑफर दे रहा हूं, या मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पे एग्जाम्पल ले लो उसका। एग्जाम्पल के लिए यहां पे मिस्टर ए है, यहां पे मिस्टर बी है। जो मिस्टर ए है हमारे, वो यहां पे ऑफर देते हैं कि मुझे जो है आपका हाउस परचेज करना है। बेटा इनके पास, मिस्टर बी के पास एक बहुत आलिशान बहुत मस्त हाउस है जिसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। अब मिस्टर ए यहां पे ऑफर देते हैं और बोलता है मुझे आपका हाउस परचेज करना है, और हाउस परचेज करना है इन 1 लाख। 1 करोड़ है वैल्यू की, मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस। मिस्टर ए ऑफर दे रहे हैं कि मैं आपका हाउस परचेज करना चाहता हूं, फ्री में परचेज नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए नगद दूंगा। मिस्टर बी कह रहा है पागल है क्या खोबड़े चले कह रहा पागल है, 1 करोड़ देखो खौफ देख रहे हो ये तक गिर रहा है। मिस्टर बी कह रहा भाई साहब 1 करोड़ के हर के मैं आपको 1 लाख रुपए में क्यों सेल करूंगा। मिस्टर ए कहता है अभी बताता हूं क्यों करूंगा। भाई साहब पीछे से निकालता है देसी कट्टा, मिर्जापुर वाला देखा ना गुड्डू भैया, और भाई साहब रख देता है। कहता है हाँ भाई अब बता कौन सा फालतू बोल रहा था। ए जो है वो हाउस परचेज करने का ऑफर दे रहा है 1 लाख में, और मिस्टर ए ने यहां पे गन पॉइंट पे रखते हुए बी से क्या ले ली बेटा? एक्सेप्टेंस। बी कह रहा भैया 1 लाख भी मत दे, 1 लाख पागल है क्या, ऐसे ले जा। ए का ना, मैंने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने तो ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, तो मैं फ्री में नहीं दूंगा, 1 लाख रुपए नगद दूंगा। ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही बनेगा। ऐसा ए बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। और गन पॉइंट पे उनने ऐसे ऑफर की क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। क्या दे दी बेटा? एक्सेप्टेंस। बस आप मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या इस एग्जाम्पल में जो मिस्टर बी की कंसेंट है, क्या ये कंसेंट फ्री है? क्या ये कंसेंट फ्री है? आंसर इज नहीं सर। कंसेंट कैसे फ्री हो गई? अरे अगर बेटा ये गन पॉइंट वाला एलिमेंट आप हटा देंगे
तो क्या कभी इस ऑफर पे बी अपनी एक्सेप्टेंस देगा? कभी नहीं देगा। वो एक्सेप्टेंस इसलिए दी गई है 1 लाख में क्योंकि वो गन पॉइंट पे था। अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर हटा दो, वो अपनी इच्छा से बोले तो हमेशा मना ही करेगा। तो इस केस में ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन भले ही है, लेकिन यहां पे पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है, और कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है वॉइडेबल। अरे सर वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल। और यहां पे क्योंकि मिस्टर ए ने फिजिकल फोर्स और थ्रेट का यूज करा। किसका यूज करा? फिजिकल फोर्स और थ्रेट का। जब भी आप सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए प्रेशराइज करते हो, और प्रेशराइज करने का जो तरीका है वो फिजिकल फोर्स और थ्रेट है। बेटा वर्ड यूज करना, फिजिकल फोर्स और थ्रेट। बेटा फिजिकल फोर्स और फिजिकल थ्रेट के केस में जो टर्म अप्लाई होती है लॉ में, दैट इज कोवर्जन। मतलब अगर आप सामने वाले पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का प्रेशर, दबाव बना रहे हो, कंसेंट फ्री नहीं है, और कंसेंट जो ली गई है वो गन पॉइंट पे किडनैप करवा देंगे, ठीक है, सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, आप जो वो दो। अब आप अपने आप को भी अगर थ्रेट दे रहे हो कि भाई अपने आप को चोट पहुंचा लूंगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल फोर्स और थ्रेट, कोवर्जन के अंडर आएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं कि आप अपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा। तो जरूरी नहीं है जो गन पॉइंट में रखना है उसी को रखना है। अगर आप अपने आप को भी गन पे रख के बोलो भैया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, सामने वाला डर के माने एंटर हो, दैट इज ऑल्सो कोवर्जन। तो कोवर्जन में आप फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज कर रहे हो, चाहे उस पार्टी पे, चाहे अपने पे, या किसी थर्ड पार्टी पे। उसको नहीं कर रहे, उसके रिलेटिव को पकड़ लिया, हाँ भाई इसको मार दूंगा आजा एंटर, अपने आप को मार दूंगा आजा एंटर, तेरे को मार दूंगा हो जाए एंटर। किसी भी वे में आप फिजिकल फोर्स थ्रेट यूज कर रहे हो, चाहे अपने ऊपर, उनके ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, दैट इज कोवर्जन, दैट इज कोवर्जन। और कोवर्जन के केस में सेक्शन 15 ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा क्योंकि कंसेंट कभी फ्री नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइडेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टेक्निकली मेरे हिसाब से कोवर्जन का मतलब आपको मोटा मोटा समझ आ गया। सर कोवर्जन का मतलब बेसिकली यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, और कंसेंट को लेने के लिए एक पार्टी ने फिजिकल फोर्स या थ्रेट का यूज किया है। जब भी ऐसा होगा उसे अपन बोलेंगे कोवर्जन का कॉन्सेप्ट। कोवर्जन के कॉन्सेप्ट में हमेशा फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होगा। कोवर्जन के कॉन्सेप्ट में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा, कभी वैलिड नहीं बनेगा। अब ये तो थोड़ा जनरल वे में हो गया, राइट? अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में डालू, मतलब एज पर लॉ डालू, तो एज पर लॉ सेक्शन 15 ने कोवर्जन की डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन ने बड़ी ही सिंपल सी बात बोली, कह रहा है कोवर्जन इज, पहले बोला, अब देखो लिखना कैसे, वो तो लिखने का तरीका है, अब याद मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट पहले आप देखो, कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। बेटा ये एक्ट जो है ना, ए से टे, ए कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, मतलब ये एक्शन करने वाला एक्ट है, दिस इज नॉट लॉ वाला एक्ट, ठीक है? तो कोवर्जन का मतलब क्या है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। और लग गया, आगे बोला अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। पहले बस इसे इतना याद रखो, कोवर्जन मीन्स दो वर्ड बोले बेटा, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मैं पहली वाली लाइन को पकड़ूं, या तो आप कमिट कर रहे हो कोई एक्ट, या कमिट नहीं कर रहे, कमिट करने का थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। आपने या तो गोली मार दी सामने वाले बंदे को, फिर करवा रहे हो, या सर पे रख दिया और गोली मारने की धमकी दे रहे हो, तो कमिट करना मतलब कर दिया, या कमिट करने के लिए धमकी दे रहे हो, थ्रेटनिंग टू कमिट। कोवर्जन में क्या आएगा? या तो आप कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट कर रहे हो। और बोला अनलॉफुल डिटेनिंग। अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब जबरदस्ती लॉ के दायरे से बाहर निकल के किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। आप देखते हो ना बेटा, प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, ओनर बाहर है, और आप ऐसे चले गए और कब्जा कर लिया उस एरिया में, दैट इज अनलॉफुल डिटेनिंग। तो कह रहे हैं या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आपने डिटेन कर ली, कब्जा कर लिया, या कब्जा करने की धमकी दे रहे हो, दोनों में से कुछ भी करो। आगे बोल रहा है विच इज फॉरबिडन अंडर द इंडियन पीनल कोड। आईपीसी के अंडर फॉरबिडन है, जो लॉ है उसके अगेंस्ट फॉरबिडन है, और विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मतलब आपका मेन इंटेंशन क्या है
कि सामने वाले पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर करवाना, और एंटर करवाने के लिए आप दो चीजें करो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। दोनों ही चीजें फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब फॉरबिडन बाय आईपीसी है। और टेक्निकली अगर आपको ये पता लग गया तो आपको ये समझ आ गया कि कोवर्जन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है हमेशा, हमेशा क्या होता है, फॉरबिडन बाय लॉ। और अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो क्या कोवर्जन की पनिशमेंट होगी एज पर लॉ? सर ऑफ कोर्स यस होगी। तो टेक्निकलिटी समझो आप। पहला, कोवर्जन में हमेशा याद रखेंगे बेटा फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होता है क्या? सर यस होता है। सर कोवर्जन में कभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है? नेवर सर। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? वॉइडेबल। कैसा बनेगा? वॉइडेबल। सर कोवर्जन में हमेशा आप जो एक्ट करे वो क्या होगा? फॉरबिडन बाय लॉ, और उसकी लॉ में क्या होगी? पनिशमेंट। बेटा नंबर 1 फिजिकल फोर्स और थ्रेट, नंबर 2 हमेशा वॉइडेबल कभी वैलिड नहीं, नंबर 3 पनिशेबल अंडर दी लॉ होगा, और लास्ट आपका फॉरबिडन बाय लॉ होगा। और अगर मैं एज पर लीगल डेफिनेशन बोलूं तो लीगल डेफिनेशन ने क्या बोला? लीगल डेफिनेशन ने बोला कोवर्जन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन अंडर द आईपीसी, जहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर करवाना। क्या कोई दिक्कत? दिस इज सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली कोवर्जन की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। इसको मैं शॉर्ट करूंगा, बट ये दो पॉइंट और देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर लिए। कोवर्जन इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और फिजिकल थ्रेट, अपने को पता है। कोवर्जन मे बी अगेंस्ट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर। मतलब आप जो गन पॉइंट पे रख रहे हो, ए बी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ए ने बी को ही गन पॉइंट में रखा, दैट इज ऑल्सो कोवर्जन। ये जरूरी नहीं है ए बी को ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब गन पॉइंट पे रख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाए। बी के बच्चे को कर लिया, अब वो तो थर्ड पार्टी होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट ले, लेकिन बी के बच्चे को गन पॉइंट में रख के अगर आप लगा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, तब भी वो कोवर्जन है। तो कोवर्जन जो है वो मेन पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है और एक स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकता है। पर्सन खुद अपने यहां पे गन रख के बोल दे मैं सुसाइड कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोवर्जन। क्लियर है बेटा? तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जल्दी से इसका ना एनालिसिस बना लेते हैं। तो ये तो एज पर आप डेफिनेशन लिख दोगे, बट याद कैसे करना है? तो याद करने का हम एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका निकालते हैं। इसका डेफिनेशन ही है, बस थोड़ा सा मेरे टर्म्स में आप प्लीज इसका चार्ट बना लेना। डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी इतना। अब ये वाला जो साइड था इसको आप लिखो पहले। इसको लिखने के बाद अभी ये मत लिखना, इसको लिखने के बाद हम एनालिसिस बना रहे हैं। और एनालिसिस किसका बेटा? कोवर्जन का। सेक्शन 15 कोवर्जन में बोला कोवर्जन में बोला कोवर्जन मीन्स दो पार्ट में से अपने डिवाइड करा। कोवर्जन मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड ये आ गया बेटा, एक साइड ये आ गया। कह रहा है कोवर्जन मीन्स, पहली साइड में क्या बोला था? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, एनी एक्ट। ओ ये एक्ट ये वाला नहीं है, सॉरी एक्ट, ठीक है। बीच में वर्ड बोला और फिर बोला अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। कोवर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। कोई काम कर रहे हो या कोई काम करने की धमकी दे रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हो, डिटेन करने की धमकी दे रहे हो। और दोनों की दोनों अगर आपको याद हो, क्या बेटा फॉरबिडन बाय लॉ था या लॉ ने बोला था करो बेटा मौज आएगा करो? सर दोनों के दोनों फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। कोवर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी which is
विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, और यहां पे आपका इंटेंशन क्या होता है कोर्शन में? इंटेंशन टू एंटर द अदर पार्टी, टू एंटर द अदर पार्टी इनटू एन एग्रीमेंट, इनटू एन एग्रीमेंट। तो बेटा यही तरीका है करेक्ट वे लॉ की डेफिनेशन को याद करने का, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी बच्चों के लिए क्रिटिकल हो जाती है, बच्चे याद नहीं कर पाते। तो बेस्ट वे आउट है आप फ्लो चार्ट बनाएं। जितने ज्यादा आप फ्लो चार्ट बनाओगे उतना आपको हेल्प मिलेगा अपनी रिवीजन के टाइम पे, अपने लर्निंग के टाइम पे। तो प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी वे में, ये पूरी डेफिनेशन है, इसी वे में आप इसे याद करोगे, क्यों याद हो जाएगा। क्या बोला? कोर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। और दोनों क्या है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। और इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है तो अदर पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर करवाने का। कोर्जन में हमेशा फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होगा। कोर्जन मेन पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकता है। कोर्जन में हमेशा फॉरबिडन बाय लॉ है, इसलिए कोर्जन में हमेशा पनिशमेंट बाय होती है लॉ। लॉ पनिश करेगा, लॉ ने मना करा था। कोई दिक्कत बेटा? क्या किसी को कोई दिक्कत? तो सेक्शन 15 कोर्जन एकदम क्लियर है, मतलब डेफिनेशन क्लियर है, क्या होगा क्या नहीं वो क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, और अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको बताया था सेक्शन 15 कोर्जन है, 16 अंडर इन्फ्लुएंस है, 17 फ्रॉड है, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन है। फिर मिस्टेक मैंने 19 स्किप हुआ था। मिस्टेक होता 20, 21, 22। जो 19 था, 19 में आता है कॉन्सिक्वेंसेस यानी इफेक्ट्स, और वही यहां पे सेक्शन 19 बता रहा है इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन। अगर कोवर्जन से आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, फिर बाद में क्या होगा समझना बेटा। इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने गन पॉइंट पे 1 करोड़ का घर 1 लाख में खरीद लिया। अब बी उस टाइम पे बहुत ज्यादा डरा था, भाई पहली बार बंदे ने गन देखी, और गन भी ऐसे हाथ में नहीं देखी, सीधा कनपट्टी पे रखी हुई, ऐसे कॉक करके रख दी भाई साहब। अब चल गए भैया, वो तो सुधार जाएगा, और इसी डर के मारे उसने 1 करोड़ का घर 1 लाख में बेच दिया। अब बाद में जब उसे रियलाइजेशन हुआ, यार मैंने डर के मारे, ऐसे कोई मेरे घर पे आएगा गन रखेगा, ऐसे डर जाऊंगा क्या मैं? बदमाश है हम भी भाई साहब। बी जो है वो कोर्ट पर जाता है और कोर्ट में प्रूव करता है कि भैया मेरे साथ जो हुआ है वो एक सिचुएशन ऑफ कोर्जन है, मतलब मेरे को जो है फिजिकल फोर्स और थ्रेट देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है, तभी मैं 1 करोड़ का घर जो है 1 लाख रुपए में दे रहा हूं। और कोर्ट सेटिस्फाई होता है इस एक्सप्लेनेशन से। तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे बेटा? इफेक्ट्स आपको बिल्कुल पता है। एक बात बताओ मुझे सीधा सा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन से बना है तो वो वैलिड होगा या वॉइडेबल? वैलिड या वॉइडेबल? अरे सर वैलिड तो हो ही नहीं सकता, वैलिड को हटाओ, क्या होगा? वॉइडेबल। तो पहला पॉइंट पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। सेक्शन 19 में इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन बोले कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? वॉइडेबल, कभी वैलिड नहीं बन सकता। बेटा दूसरा पॉइंट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल बनने के बाद अगर मिस्टर बी चाहे तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकते हैं एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट पकड़ना, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो उसका कॉन्सिक्वेंस पता क्या निकलेगा? पार्टी कैन, ये कौन सी पार्टी बेटा? ये पार्टी हमेशा बी होगी। पता है बी कौन है? बी है अग्रीव पार्टी। क्या बोलते हैं इसे? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव पार्टी होती है जो लॉस सफर करती है, जो बेचारा भोला बंदा है, जैसे बी। अब कैंसिल देखो कह रहा है पार्टी कैन रीसाइंड। बेटा इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना इंग्लिश वाला, बच्चे समझते हैं रीसाइंड मतलब दोबारा रीसाइन करेगा। रीसाइन का मतलब है कैंसिल। लॉ में रीसाइन मतलब कैंसिल। पार्टी कैन रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात बताओ, कौन सी पार्टी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करना चाहेगी? क्या ए जिसको इतना बेनिफिट हो रहा है वो चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करना? कौन करना चाहेगा? जो लॉस सफर कर रहा है, विच इज अग्रीव पार्टी, दैट इज मिस्टर ए बी। तो यहां पे पहला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, और अग्रीव पार्टी यानी बी के पास एक राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकता है इफ पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट। और अगर रीसाइन करा, और रीसाइन करने के बाद अगर मान लो पहले कोई बेनिफिट रिसीव हो गया, जैसे इसको 1 लाख रुपए मिल गए थे, इसको घर दे दिया था उसने, बी को 1 लाख रुपए मिल गए थे और उसने घर दे दिया था, और बी को आज लग रहा है तो मैंने गलती कर दी, कॉन्ट्रैक्ट को करेगा वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को करेगा रीसाइन, कैंसिल कभी हुआ ही नहीं। रीसाइन मतलब होता है कभी हुआ ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं आया, कैंसिल सीधा। और जो भी बेनिफिट गए हैं उसे एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज। अक्षय कुमार का देखा है वाला, वही वाला। As to the consequences of whatever contract, party can re-sign the contract
इफ पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट। मतलब ए ने 1,00,000 रुपए, ये ए था, ए ने गन पॉइंट पे बी से घर खरीद लिया, तो बी ने अपना घर इसे दे दिया हाउस, और ए ने बदले में 1 करोड़ तो क्या ही देगा, 1,00,000 रुपए दे दिए। अब बी को आज लग रहा है कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट है बेकार, आज भाई दर्ज खुल गया इसका। तो सबसे पहले बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगा वॉइडेबल। नंबर 2 सर, कॉन्ट्रैक्ट को क्या वॉइडेबल बनाने के बाद क्या करेगा बेटा, रीसाइन। रीसाइन मतलब कैंसिल, जैसे कभी हुआ ही नहीं। और ये जो बेनिफिट है, बेनिफिट मतलब बी कहेगा ये ले भाई तेरे 1,00,000 रुपए, और भाई गोली की फुर्ती में मेरा हाउस वापस कर दे। इसका मतलब बेनिफिट को क्या करोगे आप, रीस्टोर। बेनिफिट को क्या करोगे, रीस्टोर। बस 3 ही पॉइंट है सर ये वाला। बेटा ये सेम ही बात कर रहा है, अ पर्सन टू whom मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोअर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अगर कोअर्जन के अंदर कोई भी मनी पे हुई है, कोई भी चीज डिलीवर हो गई, गुड्स वगैरह, तो दोनों पर्सन को उसे रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। समझ गए टेक्निकली? तो बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोअर्जन। बहुत सिंपल है, हलवा है बिल्कुल, सारे पॉइंट्स हलवे। और भाई 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब इतनी बार 8 नंबर के क्वेश्चन आए, तो बड़े आराम से इसको देखना है, कुछ नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस मैं करवाऊंगा आराम से, उसके लिए टेंशन मत लो, बट पहले आप इस पे ध्यान दो। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, क्या इसमें किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या करा, जल्दी से रिकॉल करते हैं। बेटा सबसे पहले चैप्टर चला फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट कैसी होनी चाहिए बेटा, फ्री। कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। तो आपने बोला सर कंसेंट क्या होता है और फ्री कंसेंट क्या होता है? बेटा कंसेंट का मतलब है व्हेन 2 पर्सन अग्रीज अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, तब उसे कंसेंट बोलेंगे। कंसेंट फ्री कब होगी सर? कंसेंट फ्री तब होती है जब दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट दे बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल दबाव के। ये तो मैंने बोला, लॉ ने क्या बोला, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फॉलोइंग: कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मतलब इन 5 केसेस के अलावा हमेशा कंसेंट फ्री होगी। मतलब इन 5 केसेस में कभी कंसेंट फ्री नहीं होगी। जब भी कंसेंट फ्री नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, वॉइडेबल। कैसा बनता है, वॉइडेबल। फिर मैं आया सेक्शन नंबर 15, दैट इज कोअर्जन पे। बेटा कोअर्जन मींस committing or threatening to commit any act or unlawful detaining or threatening to detain any property which is forbidden by law, और वहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाले पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। कोअर्जन में हमेशा फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होता है। कोअर्जन किसी स्ट्रेंजर को भी हो सकता है, मेन पार्टी को भी कर सकते हो आप। कोअर्जन में हमेशा फॉरबिडन बाय लॉ होगा, और इसकी आईपीसी में क्या होती है बेटा, पनिशमेंट। कोअर्जन में सेक्शन 19 के इफेक्ट्स बताओ, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है अग्री पार्टी, रिसाइन कर सकती है, और कोई भी बेनिफिट अगर एक्सचेंज हुआ है तो उसे रिस्टोर कर सकती है। 4 मार्क में ये आ सकता है डिफाइन कोअर्जन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ एज पर सेक्शन 19। तो कोअर्जन की डेफिनेशन लिख देना, और कॉन्सिक्वेंसेस तो 3 ही है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइडेबल। नंबर 2, अग्री पार्टी जो चाहती है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, मतलब कैंसिल कर दे जैसे कभी हुआ ही नहीं था। और अगर कोई बेनिफिट एक्सचेंज हो चुके हैं तो उन बेनिफिट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर और रिटर्न करना पड़ेगा। 3 कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। फ्री कंसेंट का आज एक इंट्रोडक्शन था, वो हो गया, और हमने पहला पॉइंट अपना कोअर्जन डन कर लिया। अब अगली क्लास में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, और जैसे ही अनड्यू खत्म होगा तो मैं आपको कोअर्जन और अनड्यू के बीच में डिफरेंस कराऊंगा, मस्त चौकस सा, ठीक है, 8 मार्क्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आराम से आप पढ़िए, कोई भी दिक्कत है भाई अवेलेबल है हमेशा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।